नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टोरी टेलर दीपक और आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित उपन्यास मौत का खेल। यह पार्ट 15 है। अब आगे। मैं कहती हूँ बास को, इन बातों के लिए बाद में बहुत मौके आएंगे। बाद में तो आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं, बाद में तो आप मुझे पास भी भटकने नहीं देंगी, और बाद में तो मैं ही आपके पास भटकना पसंद नहीं करूँगा। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर बास्को का स्वर सुनाई दिया। थैंक यू मीम साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा विश्वास था कि आप मेरी छोटी सी इच्छा टालेंगी नहीं, ख़ास तौर पर जबकि आपका ये सेवक जल्द ही आपको लाखों की जायदाद की मालकिन बनाने में आपकी मदद करने वाला हो। मैं कान खिड़की के साथ चिपकाए बाहर खड़ा रहा। दरअसल मेम साहब, मैंने आज तक कभी कोई मक्खन और मुरब्बों से पला हुआ जिस्म नहीं देखा। मैं ठहरा पैदाइशी झोपड़पट्टे में रहने वाला आदमी। मेरे जैसे आदमी को आप जैसी ऊंचे घरों की खूबसूरत कपड़ों में लिपटी औरतें दिखाई दे जाती है, यह मेरी बड़ी तकदीर रहती है। जो कुछ मैं अब देख रहा हूँ और कर रहा हूँ, इसका मुझे ख्वाब तक नहीं आया कभी। जैसे तुमने कभी जिंदगी में कोई औरत नहीं देखी, शांता का नफरत भरा स्वर सुनाई दिया। देखी है, लेकिन मैंने रोड़ी कूटने वाली, मछली पकड़ने वाली, मछली बेचने वाली, मिलों में काम करने वाली, भीख मांगने वाली और पेशा करने वाली औरतें ही देखी है, जिनके ढीले हुए काले खुरदुरे शरीरों पर हाथ फेरने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि किसी बरगद के पेड़ के तने पर हाथ फेरने में आता है। मेम साहब, जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, मक्खन और मुरब्बों पर पले जिस्म का स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हो रहा है। अब बकवास बंद करो। ओके मैडम। केबिन से आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन खटपट शुरू हो गई। मैं केबिन के पास से हट गया और एक पेड़ के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। शांता केबिन में बास्को नाम के वहशी को कत्ल की कीमत चुकाती रही। लगभग 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। बास्को केबिन से बाहर निकला और मैली कुचली कमीज के बटन बंद करता हुआ समुद्र की ओर बढ़ा। बास्को के विदा होने के 2 मिनट बाद केबिन की बत्ती बुझ गई। शांता केबिन से बाहर निकली। उसने केबिन का द्वार बंद करके ताला लगाया और कोठे की ओर बढ़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और कदम लड़खड़ा रहे थे। शांता मेरी दृष्टि से ओझल हो गई, लेकिन उसके बाद भी पूरे 5 मिनट तक मैं पेड़ के पीछे छुपा खड़ा रहा। बास्को अपनी किश्ती पर रवाना हो चुका था। मैं पेड़ के पीछे से निकला और केबिन के द्वार के पास पहुंचा। मैंने जेब से रुमाल निकालकर अपने दाएं हाथ पर लपेट लिया और अपनी रुमाल से ढके हाथ से द्वार पर लगे ताले को टटोल कर देखा। ताला मामूली था। मैंने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उस गुच्छे में कारों की, चारों गैराजों की और मेरे क्वार्टर की भिन्न भिन्न आकार और प्रकार की चाबियां थीं। मैं बारी बारी से चाबियां उस ताले में ट्राई करने लगा। तीसरी ही चाबी से ताला खुल गया। मैं दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। दरवाज़ा मैंने भीतर से बंद कर लिया और उस पर पर्दा सरका दिया। खिड़कियों पर पर्दे पहले ही पड़े हुए थे और वह पहले ही बाहर से देख चुका था कि वैसी स्थिति में भीतर का प्रकाश बाहर नहीं फूटता था। मैंने टटोल कर बिजली का स्विच तलाश किया और उसे ऑन कर दिया। मेरी खोजपूर्ण निगाहें केबिन में फिरने लगी। कोने में एक मेज पर टेबल लैंप के नीचे एक वीनस की प्रतिमा पड़ी थी। मैं मेज के समीप पहुंचा। रुमाल में लिपटे हाथों से मैंने उस प्रतिमा को उठा लिया। वह लगभग 1.5 फुट ऊंची ठोस संगमरमर की प्रतिमा थी। कुछ क्षण मैं उस प्रतिमा को अपने हाथ में तौलता रहा। फिर मैंने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए प्रतिमा को यथास्थान रख दिया। मैंने केबिन की बत्ती बुझाई, बाहर निकलकर द्वार बंद किया, द्वार को पूर्वतः ताला लगाया और दबे पांव अपने क्वार्टर की ओर बढ़ चला। अगले दिन डॉक्टर कश्यप ने फिर सर गोकुलदास का मुआयना किया और घोषणा की कि अब साहब एकदम ठीक थे। उनकी नब्ज और हृदय की गति व्यवस्थित हो गई थी और वे अपनी पहले जैसी स्थिति में पहुंच चुके थे।
उसके कथा अनुसार पिछले दिनों में उनकी जान को जो नया खतरा पैदा हो गया था वह टल गया था। मैं जानता था कि सर गोकुलदास एकाएक केवल ऊपरी तौर पर ही ठीक लगने लगे थे। उनके दिल की धड़कन वगैरह केवल काफ़ी समय गुजर जाने की वजह से और सावधानीपूर्ण इलाज की वजह से सुधर गई थी, लेकिन भीतर से वे आवश्यक अपनी बेटी की संभवती हत्या के भय से घुले जा रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद मैंने सर गोकुलदास को व्हीलचेयर से बिस्तर पर ट्रांसफ़र कर दिया और फिर मैं मार्था के पास पहुंचा। मैंने बड़े विनती शब्दों से उससे 50 रुपये एडवांस मांगे जो मुझे फ़ौरन मिल गए। मुझे मार्था से यही आशा भी थी। मैंने मार्था को सूचित कर दिया कि मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मार्था ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। बाजार से मैंने अपने लिए एक दस्तानों का एक जोड़ा खरीदा, 4 गिरह बिन्नी की मजबूत जीन का कपड़ा खरीदा और सुई और धागा खरीदा। उसके अतिरिक्त एक रेडीमेड कमीज़ खरीदा ताकि मार्था को मेरा 50 रुपये मांगना और बाजार जाना नियोचित लगता। मैं वापस लौटा। शांता मुझे स्टेट के मुख्य द्वार और कोठी के पेड़ों से ढके आकृतिकार रास्ते में मिल गई। कहाँ गए थे? उसने संदिग्ध स्वर में पूछा। बाजार, मैं सहज भाव से बोला। क्यों? एक कमीज खरीद कर लाया हूँ। मैं उसे कमीज दिखाता हुआ बोला। कहीं जाओ तो बताकर जाया करो। मैं मार्था को बताकर गया था। मुझे बताकर जाया करो। बहुत अच्छा जी। मन ही मन मैं सोच रहा था कि आज के बाद क्या मैं तुम्हारी भूत को अपनी बारे में बताने आया करूँगा। और क्या लाए हो? वह नम्र स्वर में बोली। कुछ नहीं। जीन का कपड़ा, सुई धागा और दस्ताने मेरी जेब में थे। कभी कोई रुपए पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। ज़रूर बताऊंगा जी। और सुनो, एकाएक उसका स्वर बड़ा धीमा हो गया। फरमाइए। शांता ने एक बार अपने दाएं बाएं देखा और फिर पूर्वतः धीमे स्वर में बोली। आज रात 11:30 बजे अपने क्वार्टर में मेरा इंतज़ार करना। क्यों? वहीं आकर बताऊंगी। शांता अपने धीमे स्वर को रहस्य का पुट देती हुई बोली। बात तुम्हारे फायदे की ही है। अच्छी बात है। और बत्ती जली मत रखना। अच्छा जी। ऐन मौके पर कहीं चले मत जाना। नहीं जाऊंगा। मैंने कहाँ जाना है? फिर भी कहीं जाओ तो बताकर जाना। अच्छा जी। शांता एक क्षण चुप रही, फिर बोली। मेरी गाड़ी निकाल लाओ, मैं शहर जाना है। अभी लाता हूँ, मैं बोला और गैरेज की ओर चल दिया। मैंने गैरेज से ऑस्टिन निकाली और उसे लेकर ड्राइववे में शांता की बगल में खड़ा कर दिया। मैं कार से बाहर निकल आया। शांता ड्राइविंग सीट पर आ बैठी और कार को ड्राइव करती हुई बाहर की ओर चल दी। मैं वापस कोठी में पहुंचा। उस समय 3 बजने को थे। यह वह समय था जब अधिकतर नौकर चाकर कहीं न कहीं पड़े उग रहे होते थे और इसलिए कोठी में आवाज़ नहीं के बराबर रह जाती थी। मैं चुपचाप शांता के कमरे में घुस गया। शांता के पास एक बहुत कीमती सच्चे मोतियों का हार था जो वह कभी कभार ही पहनती थी और जिसको मैंने उसे डिब्बे में बंद करके अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखते देखा था। मार्था के कथा अनुसार उस हार की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक थी और वह हार शादी के बाद शांता को सर गोकुलदास की पहली और आखिरी कीमती भेंट थी। ड्रेसिंग टेबल के दराज का ताला केबिन के ताले ऐसे भी मामूली था। मैंने उसे 1 मिनट में खोल दिया। भीतर मखमल की लाइनिंग वाले डिब्बे में वह मोतियों का हार मौजूद था। मैंने हार निकालकर अपनी जेब के हवाले किया और डिब्बे को यथास्थान रख दिया। मैंने दराज बंद करके उसका ताला फिर लगा दिया। मैं शांता के कमरे से बाहर निकला। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी क्षण मोड़ घूमकर मार्था ने उस गलियारे में कदम रखा। मैं बौखला गया। मार्था ने निश्चय ही मुझे शांता के कमरे से निकलते देख लिया था। उसकी संदिग्ध निगाहें मेरी ओर ही देख रही थी।
हालांकि मैंने विपरीत दिशा में जाना था, लेकिन मैं जानबूझकर गलियारे में उस ओर बढ़ा जिधर मार्था खड़ी थी। तब तक मैं स्वयं को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर चुका था। तुम तो बाजार गए हुए थे, मार्था संदिग्ध स्वर में बोली। बाजार से हो आया हूँ। शांता के पास क्या कर रहे थे? शांता मेम साहब अपने कमरे में कहाँ हैं? मैडम, मैं हंसता हुआ बोला। मैं तो फिर तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे? उनका कुछ सामान रखने आया था। अभी उन्होंने मेरे से कार निकलवाई थी। कल वे कुछ नावल खरीद कर लाई थी जो कार में ही पड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नावल उनके कमरे में रख आऊं और वे खुद शहर की ओर रवाना हो गई। मैंने कार के पोर्टिको में आने की आवाज़ नहीं सुनी। मैं कार पोर्टिको में लाया ही नहीं था। शांता मेम साहब गेट पर खड़ी थी। ओह! मैंने शांति की सांस ली। प्रत्यक्षतः मार्था को मेरी बात पर विश्वास हो गया था। 50 रुपये का क्या खरीदा? एक कमीज़ लाया हूँ। मैं मार्था को कमीज़ दिखाता हुआ बोला। बाकी रुपए मेरे पास हैं। बाकी रुपए ऊट-पटांग खर्च मत कर देना। पैसा जमा करने की आदत डालो। यस मैडम, मैं स्कूल जाने वाले बच्चे जैसी आज्ञाकारिता से बोला। मैंने मार्था का अभिवादन किया और वहाँ से यूं खिसका जैसे चोर जेल से छूटकर भागता है। मैं अपने क्वार्टर में पहुँच गया। फिर मैं जीन का कपड़ा और सुई धागा लेकर बैठ गया। लगभग 10 मिनट बाद मैंने जीन के कपड़े की लगभग 2 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी थैली तैयार कर ली। फिर मैं एक थैला लेकर बीच पर पहुंचा और उनमें बीच की रेत भर लिया। जीन के कपड़े की थैली में मैंने ठूस ठूस कर रेत भरी और फिर उसका मुंह सी दिया। बाकी की रेत मैं वापस बीच में फेंक आया। जीन के कपड़े की बची कतरने मैंने कूड़ेदान में डाल दी। मैंने रेत की थैली को अपने हाथ में तौला। मैं अपने कार्य से संतुष्ट था। मेरी स्कीम पूर्ण रूपेण तैयार थी। आज रात 11:30 बजे शांता बीच के केबिन में बैठी बास्को का इंतज़ार कर रही होगी। मैं 11:25 पर केबिन में पहुंचूंगा और केबिन में पड़ी वीनस की संगमरमर की प्रतिमा से शांता की खोपड़ी पर भरपूर प्रहार से उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर मैं समुद्र के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा। 11:30 बजे बास्को आएगा। मैं पीछे रेत की थैली से उसकी गर्दन पर प्रहार करूंगा। बास्को को कोई गहरी चोट नहीं आएगी। साथ ही वह लंबा चौड़ा मजबूत आदमी है, इसलिए शायद रेत की थैली के प्रहार से मरेगा नहीं। लेकिन वह कितना ही मजबूत क्यों ना हो, मैं कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, मुझे पूरा विश्वास था कि वह बेहोश ज़रूर हो जाएगा। फिर मैं उसके शरीर को घसीटकर समुद्र के उस भाग में ले जाऊंगा जहां पानी में से कुछ चट्टानें निकलती हुई हैं। वहां मैं बास्को को पानी में डुबाऊंगा। सांस न आ पाने के कारण प्राण निकल जाएंगे। मैं उसकी लाश को किसी एक चट्टान के समीप डालकर उसके समीप ही उसकी कश्ती उलट दूंगा। मैं उसकी जेब में शांता का कीमती हार डालूंगा।